सबसे पहले हेडिंग लिख लो कि करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट, सॉरी एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो उसके लिए थोड़ा मैं याद दिला दूं मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफैक्ट क्या पढ़े थे कि अगर दो ठो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल वैल्यू का, इक्वल मैग्नीट्यूड का और एक स्मॉल सेपरेशन में रहता है, तो वो लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, एनी वन ऑफ द टू चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और दोनों में सेपरेशन मान लेते हैं 2L है, तो इनके लिए एक ठो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम P लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2Q into L, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि Q into distance between the two charges, that is Q into 2L। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक इतना याद होगा सबको, ओके ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बात। ऐसे ही जब हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं, अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो बार मैग्नेट में हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ओके ना। तो ये मान लेते हैं इसका साउथ पोल है, ये मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, और ये बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है क्या, दो पोल में जो सेपरेशन होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, और इसका जो पूरा लेंथ जो है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में थोड़ा बहुत फर्क होता है, 7/8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है जो मैग्नेटिक लेंथ होता है, क्योंकि जो कैपेसिटी है अट्रैक्ट करने का, ओके, या फिर दोनों पोल जो होता है स्लाइटली इनसाइड द टू एंड रहता है मैग्नेट का। एनीवे, तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया क्या, m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m हो गया इनका पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ 2L, और इसका डायरेक्शन हो गया क्या, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब है कि साउथ पोल जो है ना, ये हमेशा हमारा बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज जैसा, और नॉर्थ पोल जो है ये बिहेव करता है क्या, पॉजिटिव चार्ज जैसा। ओके, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगर कंपैरिजन इसको करें तो कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज जैसा होता है। ओके, आई होप इतना तक समझ में आ रहा है। ओके, आया समझ में। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑलराइट। ओके, तो हाँ, स्मॉल m तो कौन, स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग Q लिखते हैं, ओके। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल का कुछ स्ट्रेंथ तो होगा क्या, ये छोटा सा मैग्नेट हो गया, हम थोड़ा इसमें से स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लाएंगे तो उसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू अलग अलग नहीं होगा क्या, समझ लो। एक मैग्नेट ये हो गया, हम एक और मैग्नेट लेके आ गए, एक मैग्नेट ये वाला लेके आ गए, तो इसका खींचने का कैपेसिटी और इसका खींचने का कैपेसिटी तो अलग अलग होगा ना। तो अलग अलग कैसे बोलते हो, ये जो पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका खींचने का कैपेसिटी कितना है, तो उस हिसाब से उनका कुछ स्ट्रेंथ तो देना पड़ेगा, तो वो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m में लिखते हैं। ओके, सो स्मॉल m हो गया हमारा पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस सेपरेशन हो गया। तो ये पर्टिकुलर क्या नाम है उसका, मैग्नेट का, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर ये मैग्नेट में ले लूंगा उसके लिए m का वैल्यू अलग आ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर ये मैग्नेट ये मैग्नेटिक डाइपोल हो, मैग्नेट सॉरी बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट है
तो ये अपने चलो तब तक तो फील्ड बनाएगा ना, ऑफकोर्स फील्ड बनाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे डाइपोल भी अपना तरफ फील्ड बनाता था, याद होगा सबको डाइपोल जो फील्ड बनाता था, मैं याद दिला दे रहा हूँ थोड़ा। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, सेपरेशन था तुम्हारा 2l मान लेते हैं, तो ये l, तो इससे अगर मैं r डिस्टेंस में चले जाऊं एक्सिस में, तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसा आता था। क्या आता था उसमें? K इंटू 2p बाय r क्यूब। ये along द डाइपोल मूवमेंट हुआ था कि नहीं? K इंटू 2p बाय r क्यूब। अगर मैं एक्सिस का परपेंडिकुलर में चले जाऊं, मतलब ब्रॉडर पोजीशन में चले जाऊं, तो E का वैल्यू होता था K इंटू p डिवाइडेड बाय r क्यूब, और वो माइनस p की तरफ होता था। याद आ रहा है किसी को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। ओके, और K का वैल्यू हम लोग लिखते थे, अगर AR में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैल्यू लिखते थे 9 × 10⁹। अगर कोई मीडियम में होता था तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ऐसे करके लिखते थे। क्लियर ना? इतना पक्का पता चल गया? चलो, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बताएं। और मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं बार मैग्नेट के लिए, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, पूरा डिट्टो ऐसे ही निकलता है, और डिट्टो ऐसे निकलता है, खाली K का वैल्यू वहां पे थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होके μ0/4 पाई आता है। इसका मतलब है कि अगर मैं बार मैग्नेट ले लूं, बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं E सिंबल से दिखाता हूं, E लेटर से। मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन सा लेटर दिखाते हैं? B में दिखाते हैं। तो यहाँ पे B हो जाएगा कितना? बस ऐसे ही, ये जैसे लिखे हैं वैसे ही आएगा, खाली K का जगह में वहां पे आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2m बाय r क्यूब। और ये r क्या है? ये पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। क्या सबको समझ में आया? चलो पहले ये वाला पॉइंट लिखते हैं, पहले हम लोग ये वाला पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक करंट लूप जो है वो कैसे मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। ऑलराइट, ओके, पहले इतना लिख लेते हैं, राइट डाउन। लेट कैपिटल M, let capital M is equal to magnetic dipole moment of a small bar magnet okay, then at a distance r from the center, at a distance r from the center, magnetic field on its axis is B is equal to μ0/4 pi into 2m by r cube। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। B is equal to μ0/4 pi into 2m by r cube। ओके, अच्छा
अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो सर्कुलर एक्सिस ये लाते हैं, सर्कुलर कॉइल लाते हैं। सर्कुलर कॉइल में मान लेते हैं यहाँ पे करंट जा रहा है I, ये करंट जा रहा है I ऐसा, ये करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं क्या है, R, नहीं A लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। A is the radius of the circular coil। जरा अपना पाम रूल यूज करके देख के बताओ कि यहाँ पे जो क्या नाम है उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस करंट। हम सबको पता है कि करंट फ्लो करता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लिए बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। पाम रूल यूज करके हम निकाल सकते हैं। आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है तो इट इज कमिंग लाइक दिस। आउट ऑफ द बोर्ड को हम लोग डॉट सर्कल में दिखाते हैं, है ना, और अगर इनटू द बोर्ड जाता हम लोग क्रॉस सर्कल दिखाते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग का निकला था B is equal to mu naught by 4 pi into 2 n I a square divided by a square plus r square, मतलब इससे r डिस्टेंस में आगे चले जाओ टू द पावर 3/2। हम लोग x लेके निकाले थे, अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर से r डिस्टेंस में चले जाओ तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कुछ ऐसा। पता चला क्या सबको? ओके चलो, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला का वैल्यू। अगर मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर में कितना देखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू सी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगर मैं सेंटर में देखना चाहता हूं तो व्हाट चेंज आई विल डू हियर, सर r को 0 कर देंगे, r को 0 कर देंगे। ओके ना, r को 0 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा बताओ, B is equal to mu naught by 4 pi into 2, यहाँ पे 2 pi भी हुआ था शायद, 2 pi भी था शायद, 2 pi ni a square divided by r square to the power 3/2 मतलब r cube। ओके हो गया ना इतना? अच्छा सॉरी a स्क्वायर का होल क्यूब मतलब a क्यूब आ गया। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये आउट ऑफ द बोर्ड है डॉट सर्कल। ऑलराइट, ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए इतना आ गया और सर्कुलर कॉइल के लिए इतना आ गया। ठीक है, अगर मैं ये जो बार मैग्नेट सॉरी इसको एक बार मैग्नेट का हिसाब से सोच लूं, क्यों सोचूंगा इसको मैं बार मैग्नेट का हिसाब से क्यों सोचूंगा, क्योंकि बार मैग्नेट जब होता है, ये हमारा बार मैग्नेट होता है ना, ये बार मैग्नेट है तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इन दैट केस क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और ऐसे करके साउथ पोल में घुसता है, ऐसे जाता है, फिर इट इज कमिंग लाइक दिस, एंटरिंग लाइक दिस, ऐसे करके आता है। ओके, इसका मतलब है कि बाहर निकलता है, ऑलराइट, बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड इस हिसाब से, यहाँ पे ऐसे साउथ पोल में एंटर करता है। ऑलराइट, यहाँ पे भी हम देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पे। सो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है तो मैं इसको एक तो बार मैग्नेट का हिसाब से सोच लूंगा कि एक तो बार मैग्नेट है जहां से कि मैग्नेटिक फील्ड निकला है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये है। और अगर मैं इसको मान लेता हूं कि एक ऐसा बार मैग्नेट है जिसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट m है तो वो भी इतना ही फील्ड बनाएगा, तो इन दैट केस क्या होगा, ये दोनों फील्ड इक्वल हो जाएगा। नहीं समझा? देखो, एक तो बार मैग्नेट अगर है तो अपना तो फील्ड बनाएगा और फील्ड बनाएगा हमारा कितना वैल्यू आ गया, दिस मच। बार मैग्नेट जो फील्ड बनाएगा वो हो गया दिस मच। ऑलराइट, ओके, अगर ये मैं एक तो सर्कुलर कॉइल लेता हूं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है मतलब हम इसको एक तो मैग्नेट के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर मैग्नेट के हिसाब से सोच सकते हैं तो ये मैग्नेट का भी कुछ फील्ड बनना चाहिए उसके लिए। तो जो फील्ड बना वो फील्ड का वैल्यू हमको पता है कि इतना है। ये एक मैग्नेट अगर मैं सोच लूं तो, अगर मैं मैग्नेट सोच लूं तो फील्ड इतना है और इसका हिसाब से फील्ड इतना है। तो मान लेते इसको मैं यही बार मैग्नेट का ले लूं, यही इसको एक बार मैग्नेट सोच लूं, इसका मतलब हो गया क्या ये फील्ड और ये फील्ड दोनों सेम हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों फील्ड सेम हो जाएगा, इन दैट केस लेट अस सी कि हमारा ये स्मॉल सॉरी कैपिटल M और ये करंट में क्या रिलेशन बन के आता है, ये करंट में और कैपिटल M में क्या रिलेशन बन के आता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा। तो मेरे को बताओगे ये जो कॉइल है, कॉइल का दो साइड हो गया, एक तो इस तरफ जो मैं देख रहा हूं, मेरा तरफ, इसका मतलब सरफेस, मान लेते हैं इसको मैं एक तो पेपर बोल के सोच लूं या फिर कुछ, ये कॉइल को ऐसे सोच लूं तो इसका दो साइड होता है, एक इस साइड हो जाता है, एक इसका पीछे वाला साइड हो जाता है। हम जो देख रहे हो इस साइड वाला है और इसका पीछे साइड जो है ये वॉल का उस तरफ है, सोचो। तो इस तरफ वाला साइड हम क्या सोचेंगे, नॉर्थ पोल सोचेंगे या साउथ पोल सोचेंगे? इस साइड और इस तरफ वाला साइड जो है वो नॉर्थ पोल सोचेंगे या साउथ पोल सोचेंगे? क्योंकि यहां से निकल रहा था, क्योंकि ये निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, तो ये वाला हमारा नॉर्थ पोल हो गया, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमारा निकलता है, नॉर्थ पोल से हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है और दीवार का उस तरफ से आ रहा होगा, तो दीवार का उस तरफ जो है वो हमारा साउथ पोल है। या फिर सीधी बात हम लोग ये समझ लेते हैं ना, जहां पे भी हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ पोल है, वो साइड नॉर्थ पोल है। अगर तुम पिछले दीवार का पीछे चले जाओगे तो ये वाला चीज तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा, ओके ना। तो ये उस साइड वाला हो गया हमारा साउथ पोल, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल और अगर क्लॉकवाइज जाता है तो हमारा साउथ पोल है। ये क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे जाएगा, ओके। तो इन दैट केस हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर, तो इधर से घुस रहा है, तो ये हमारा साउथ पोल है, दूसरा तरफ नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल हो गया और ये हमारा नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर गया, ओके। एनीवे, तो अगर मैं इसको एक तो बार मैग्नेट सोच रहा हूं तो ये बार मैग्नेट इतना फील्ड बनाना चाहिए, अभी तो ये बना रहा है इतना, तो देखते हैं क्या रिलेशन बैठता है दोनों में। If the coil is assumed to be a bar magnet, then it should establish the same magnetic field as the बार मैग्नेट, ओके। कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे जो लिखे हैं सेंटर में तो नहीं है, ये सेंटर से r डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, सेंटर से r डिस्टेंस में से लेके हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस कॉइल का जो है क्या नाम है उसका, रेडियस जो है छोटा लेंगे, तो a is small in comparison to r, ओके। तो हो जाएगा इतना। तो इन दैट केस ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, therefore mu naught by 4 pi into 2m by r cube is equal to mu naught by 4 pi into 2 pi ni a square whole divided by r cube। तो दोनों तरफ से हमारा क्या
4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई कट गया, आर क्यूब कट गया, 2 कट गया, तो हमको मिलेगा कितना m इज इक्वल टू खाली मैग्नीट्यूड लेता हूं, m इज इक्वल टू कितना आ गया पाई a स्क्वायर n इंटू पाई a स्क्वायर इंटू आई, ऐसा सोच लेते हैं। अच्छा, अगर उसका सर्कल का रेडियस a है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया हो जाएगा। ओके, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये भी पूरा एरिया ही दिया है, जितना टर्न्स है सारे का एरिया दिया है, इंटू आई, मतलब m इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू ए हो गया एरिया ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो डायरेक्ट a हो गया, एरिया डायरेक्ट लिखे, नहीं तो n टर्न्स का एरिया हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको पता है कि m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि m इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, m का ऊपर एरो लगा देते हैं, I इंटू a का ऊपर भी एरो लगा देते हैं। ओके, I इंटू a का ऊपर एरो लगा, तो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सर्कुलर नहीं कोई भी कॉइल। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो उस कॉइल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है वो I इंटू ए होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए कॉइल। ओके, करंट कैरिंग कॉइल है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन हम ऐसे सोचू कि अगर एक मैग्नेट है उसके लिए ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो हम बोलेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना तो ये एक तो मैग्नेट जैसा ही हो गया, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अगर उस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना इतना, अगर मैं उसको मैग्नेट मान लूं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बना इतना, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल हो जाएगा तो मैं क्या सोचा कि कॉइल एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बना, तो ये दोनों सेम चीज के लिए, ये दोनों फील्ड सेम है तो इक्वेट कर लिया, तो इसमें से निकल गया m इज इक्वल टू I इंटू ए, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज इक्वल टू I इंटू ए। ऑल्दो हम इसको एक सर्कुलर कॉइल के लिए प्रूव किए, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप ऑफ कॉइल। एनी शेप ऑफ कॉइल मतलब रेक्टेंगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, हमारा वो ट्रायंगुलर शेप होगा तो भी एप्लीकेबल है, सारे चीज के लिए एप्लीकेबल है। बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो लिखो यहाँ, तो हम लोग लिखे हैं, इतना तक लिखे हैं ना, इतना तक लिखे हैं ना, यहाँ तक, यस सर, यहाँ तक लिखे हो? इक्वेशन 1 तक लिखे हैं या आगे भी लिखे हैं? सर थोड़ा फॉर्मूला भी लिख दीजिए। ये भी लिखे हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो बोला, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, ये लिखते हैं ना, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r देन ये वाला हो गया। ऑलराइट, उसके बाद इधर लिख लो फिर, इफ द कॉइल इज assumed to be a bar magnet then it should establish the same magnetic field as the bar magnet. Okay, खत्म हुआ क्या रे? यस सर, एक मिनट। हो गया सर। ओके, अब देखो, क्योंकि m इज इक्वल टू I इंटू ए हो गया है,
हम मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट लिख सकते हैं। यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट लिख सकते हैं। क्या होगा यूनिट बताओ? आई होता है एम्पियर और ए होता है एरिया मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ एम इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और यूनिट ऑफ स्मॉल एम इज, स्मॉल एम बोलने से हमारा पोल स्ट्रेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट होगा? ये कैपिटल एम क्या होता है? एम, हाँ एम्पियर मीटर। अच्छा, इससे ना हमको काफी सारी चीज पता चलता है। यूनिट पता चल गया मतलब डायमेंशन भी पता चल जाएगा। ओके, काफी सारी चीज हम लोग जो नॉर्मली पढ़ेंगे उस समय हम लोग को उसका बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी हम लोग उसका यूनिट भी लिख सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट इसका पहले हम बताए नहीं, अभी बताए कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर। और डायमेंशन पूछा जाएगा तो एम्पियर तो करंट का होता है I और m तो लेंथ का होता है L। इसमें क्या हो जाएगा? I/L²। पता चला? तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर है तो वो एक बार मैग्नेट जैसा है। तो उस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना है? सॉरी, उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? I × A। तो यहाँ पे M का ऊपर एरो दिया हूं, I का ऊपर एरो दिया हूं, A का ऊपर एरो दिया हूं। और तो ये A का मतलब क्या हो गया? हमारा जो करंट जैसे जा रहा है उस हिसाब से हम A का डायरेक्शन निकालते हैं। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम अपना हाथ रखेंगे ऐसे तो बाहर निकलेगा, वो A का वैल्यू हो गया। करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है उस हिसाब से हम हाथ रखेंगे तो उसमें से A का वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर? ओके, तो हम क्या बोल रहे थे? ये हमारा डायरेक्शन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, पता है ना सबको कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये वाला पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे। ओके, although the expression is derived for circular coil, it is actually applicable to all type of shapes of the coil. Clear? अच्छा, अब हेडिंग लिखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सर, हाँ सर ये मैग्नेटिक डाइपोल डेरिवेशन रो अपने दरकार नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल डेरिवेशन ना, मैग्नेटिक डाइपोल जो केंद्र बाहर है दरकार है, बट यदि चाहे वो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, यू कैन फाइंड आउट। जस्ट लेट मी टेल यू कैसे निकालते हैं। दिस इज साउथ पोल सपोज, दिस इज नॉर्थ पोल सपोज। यहां से r डिस्टेंस में चले गए हम, हो गया ना? ये L है, ये L है। तो जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ से हम लोग का निकला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कूलम्ब्स लॉ यूज करके हम निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आइसोलेटेड चार्ज होता है Q/4πε0 r²। ऐसे ही यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, तो उसमें भी हमारा आता है क्या? μ0/4π × m/r²। तो अगर मैं ये वाला साउथ पोल ले लूं, ये साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ m है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ m है। साउथ पोल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? μ0/4π × m/what? ये हो गया हमारा L, ये हो गया R + L का होल स्क्वायर। ये बन गया क्या? इसके लिए।
और क्योंकि ये हमारा नेगेटिव चार्ज जैसा है तो फील्ड जो है इस तरफ आ जाएगा, मतलब टुवर्ड्स। ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसके लिए यहाँ पे फील्ड बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये जाएगा टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव चार्ज जैसा है टुवर्ड्स राइट। आया समझ में? ये फील्ड और ये फील्ड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही किए थे। यहाँ पे खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखे थे या फिर k लिखे थे। q बाय r प्लस l होल स्क्वायर, q बाय r माइनस l होल स्क्वायर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फिर ऐड कर देना है। ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द डेरिवेशन, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। हो गया? क्लियर ना? यस सर। हाँ, तो अब हेडिंग लिख ले, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में न्यूक्लियस का चारों तरफ काफी जोर से घूमते रहता है। कितना जोर से घूमते रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल जब पढ़ेंगे, कितना जोर से घूमता है इलेक्ट्रॉन एक एटम में, एक ऑर्बिट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्दर टाइमिंग हम लोग को क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कंटिन्यूअसली तो घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट तो सेटअप हो रहा होगा, हाँ या ना? करंट और डेफिनेटली सेटअप हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सेटअप हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके लिए भी एक बार मैग्नेट जैसा बन गया। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, ये एजम्पशन का ऊपर, एजम्पशन क्या, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि m इज इक्वल टू I इंटू ए होता है। I हो गया करंट, ए हो गया हमारा एरिया। ओके, तो इसको यूज करके हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन उसमें आता है, क्वेश्चन में कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन कितना निकालो, या फिर उनका रेशियो कितना निकालो, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। लेट अस सी कैसे निकलता है। वो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट में ऐसा है। तो मेरे को बताओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो फिर करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट विल बी क्लॉकवाइज, करंट विल बी क्लॉकवाइज। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं कैसे, वो अंदर जा रहा है। ओके, चलो लिख लो। In atoms, electrons revolves in circular orbit around the nucleus, around the nucleus. Okay, in atom electrons revolve in circular orbit around the nucleus, thus set up, okay ऐसे करते हैं, thus a current is flowing in opposite to the direction of electrons velocity, electrons motion लिख देते हैं। ओके, hence a magnetic field will be set up। हो गया? चलो अब उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायपोल मोमेंट कितना निकालते हैं। I is equal to current, I into A हो गया हमारा फॉर्मूला,
और a का वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इसका रेडियस में r ले लेता हूं, तो a तो पाई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। i कितना होगा, e बाई टी, पता है ना, i विल बी योर e बाई टी। करंट बाय टाइम, करंट बाय टाइम होता है क्या, सॉरी चार्ज बाय टाइम होता है करंट। ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन अगर मैं एक तो देख रहा हूं तो यहाँ पे कितना चार्ज गया 1 सेकंड में, तो हो गया क्या, करंट। कितना चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए ये लिखेंगे, और कितना समय गया, टाइम पीरियड जो भी लिया। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बाय कितना वेलोसिटी में गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर, कितना वेलोसिटी में गया, v वेलोसिटी सपोज, ओके। तो ये हो गया e बाय दिस मच, सो दिस विल गिव मी ev डिवाइडेड बाय 2 पाई r। इसमें जितना सारे टर्म लिखा है सबको समझ में आ रहा है। e स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो लिख सकते हैं there I is equal to current, if I is equal to current, I is equal to E by T, that is equal to E by this much is equal to this much, where V is equal to velocity of electron। अगर ये सर्कुलर पाथ हम किए होंगे, अगर ये वाला सर्कुलर पाथ हम किए हैं, तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, R के बारे में मेंशन ना करने से भी चलता है। Therefore m is equal to I into a, हो गया फॉर्मूला, I का वैल्यू हो गया ev बाय 2 पाई r इंटू a हो गया एरिया पाई r स्क्वायर। तो m का वैल्यू हमको फाइनली कितना मिला, 1 बाय 2 EVR। बोलो सबको समझ में आया, ठीक। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। इसका डायरेक्शन ऑफकोर्स जिधर करंट जा रहा होगा उसी से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और डायरेक्शन बन जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, करंट जा रहा होगा अंदर, सॉरी अंदर बोले, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इस m भी अंदर की तरफ जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैं शो किया हूं, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। m is equal to 1 by 2 EVR क्रॉस सर्कल, ये पर्टिकुलर केस में हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं क्या, कि एंगुलर मोमेंटम और ये मैग्नेटिक मोमेंट में एक रिलेशन बनाते हैं। ओके, नीचे लिख लो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। सर एक मिनट लिखना है। हो गया। अच्छा, मेरे को बताओ कि मैं ऐसा एक तो मोशन दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन का, कैन यू फील दिस वन, कि ये क्या कैसे दिखाया हूं मैं। बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, ओके, तो फील कर पा रहे हो क्या है, एक्सिस ऊपर से नीचे दिखा दिया मैं। अगर एक्सिस में ऊपर से नीचे दिखा दिया, इसका मतलब यहां पे जो मैं बात किया हूं वो कुछ ऐसा है। दिस इज द एक्सिस, ये गोल है, ये हमारा गोल होके है मान लेते हैं। अभी तो ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन मान लेते हैं गोल है, सर्कल है, मतलब मैं इसको ऐसा रखा हूं और इसीलिए एक्सिस ऊपर से नीचे दिखाया हूं।
अगर मैं इसको ऐसा करता, मान लेते ये सर्कुलर पाथ दिखाता, तो फिर एक्सिस मेरा कैसे होना चाहिए था? ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे दिखाता तो दिस शुड बी द एक्सिस। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, ये मतलब ये जो फिगर में बनाया हूं वो फिगर से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सर्कुलर कॉइल है वो अंदर जा रहा है, मतलब या जो सर्कल है वो सर्कल क्या होता है, इस बोर्ड को परपेंडिकुलर है, दैट्स ऑल, ये बोर्ड को परपेंडिकुलर है। कैन यू इमेजिन दैट? यस सर, यस सर। तो जरा मेरे को बताओगे प्लीज कि ये केस में यहाँ पे करंट तो ऐसे जा रहा होगा, नहीं करंट ऐसे नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, तो करंट तो उल्टा ही जाएगा, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, और करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा बताओ? दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, तो बताओ करंट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा किधर? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगा। चलो सही बताया, मतलब समझ में आया है। तो इतना तक हम लोग नोट करके रख सकते हैं, m का वैल्यू यहां तक है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, m, समझ में आया सबको? m ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम। एक क्वेश्चन आता है इसलिए उसको पढ़ा रहा हूं, क्या रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या रिलेशन है? एंगुलर मोमेंटम क्या है, याद है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं फिर से, क्लास 11 का ही है। तो ये हो गया, मान लेते हैं एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट कोई एक चीज रोटेट कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर जगह में मान लेते हैं, उसका मोमेंटम में निकाल दिया। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बोलने से लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम बोलने से वो एंगुलर ही रहता है। खाली मोमेंटम बोलेंगे तो उसको लीनियर मोमेंटम माना जाता है। ये बॉडी का मोमेंटम कैसा है, मान लेते हैं ऐसे करके जा रहा है, तो बॉडी का मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास ये वाला जगह में, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, मोमेंटम ऐसे अंदर घुस गया, मतलब इधर वेलोसिटी है जिस तरफ, मोमेंटम भी उसी तरफ जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये जो चीज है दिस इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग p का नाम से जानते हैं, पता है सबको। तो mv हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट और मोमेंटम। तो क्या होता है, यहां से हम क्या करेंगे, रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया, दिस इज द रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आता है। अब हमारा मोमेंटम ऐसा है, रेडियस वेक्टर ऐसे जा रहा है, मोमेंटम इज लाइक दिस, रेडियस वेक्टर इज लाइक दिस, और मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, r क्रॉस p करेंगे तो फिर आके हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम j, जिसको हम डिनोट करेंगे। तो r क्रॉस p, तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया है, तो r से मैं p की तरफ जाऊंगा, r से p की तरफ घूमूंगा ऐसे, ओके। या फिर हम अगर अपना पाम रूल भी यूज कर ले तो, ओके। पाम रूल क्या बोलता है, जिस दो वेक्टर में से एक वेक्टर की तरफ अपना पाम रखो, इसको कॉल करो दूसरा वेक्टर की तरफ, तो अपना थंब जो दिखाएगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दिखाएगा। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किधर आ रहा है बताओ, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा J, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ओके। समझा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो हेडिंग लिखे हो ना, रिलेशन बिटवीन, हाँ बोलो। तो थोड़ा p क्रॉस r है कि r क्रॉस p? r क्रॉस p वे सब बड़े, ऑलवेज r क्रॉस p, p क्रॉस r नहीं होता है। यू कैन सी दैट डेरिवेशन इन, देख सकते हो डेरिवेशन r क्रॉस p होता है, ओके। चलो हेडिंग हो गया हमारा क्या, रिलेशन बिटवीन क्या क्या
एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये फिगर कर लिया है ना, ये फिगर कर लिया है। उसके बाद लिखो J इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो J इज इक्वल टू R क्रॉस P का वैल्यू हमारा MV हो गया, या फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड खाली ले लूं J इज इक्वल टू R इंटू MV, या फिर MVR कर देते हैं। J ये निकल गया। अब हम अगर निकालेंगे M का वैल्यू और J का रेशियो निकालेंगे, J और M का रेशियो क्या निकलेगा देखते हैं। Therefore M by J is equal to 1/2 EVR divided by MVR। तो R के साथ R कैंसिल हो गया, B के साथ B कैंसिल हो गया, तो हमको मिला M by J is equal to E divided by 2M। ये एक रिलेशन है ना जिसको याद रखना है हमको, ये एक रिलेशन है जिसको हमको याद रखना है। ये रिलेशन में देख सकते हो राइट हैंड साइड जो है ना, ये हमारा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसमें से जेईई में क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटा सा रिलेशन जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग जो करता है, उसमें मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट और या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट या और क्या एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों में रेशियो क्या है, ये हो गया फॉर्मूला। या फिर एक दे के दूसरा पूछ सकता है, एक देगा दूसरा पूछ लेगा, ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो पता निकल जाएगा। ये हमारा इसका रिलेशन रेशियो निकल गया। तो अगर मैं m को लिखूं अलग से करके तो E/2m into J, ये भी रिलेशन हो गया हमारा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मेरे को बताओगे कि क्या रिलेशन बैठेगा ये दोनों में। अगर मैं इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखूंगा तो क्या रिलेशन बैठेगा ये दोनों में। m का डायरेक्शन और j का डायरेक्शन का ऊपर ध्यान दो, हाँ बीच में माइनस आ जाएगा। Therefore m is equal to minus E/2m into J। This is the vector form। ये हो गया हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। गॉट इट? पता चल गया सबको? यस सर। चलो अब हेडिंग लिखो, टॉर्क on a rectangular loop kept inside a magnetic field। Torque on a rectangular loop kept inside a magnetic field। Okay, torque on rectangular loop kept inside magnetic field। Okay, चलो अब थोड़ा समझते हैं। अच्छा, ये टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है पता है कि नहीं? अच्छा, कॉपर कब प्रोड्यूस होता है पता है? बोलो बोलो। फोर्स और आर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ये तो जरूरी तो है नहीं। एनीवे, चलो मैं बताता हूं थोड़ा। टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? कोई भी फोर्स के लिए टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स जो है ना अलोंग द लाइन, मतलब जैसे ये हो गया हमारा क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का तरफ हमारा फोर्स नहीं गिरना चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन का तरफ along the फोर्स गिर रहा है तो इन दैट केस हमारा टॉर्क नहीं निकलना सकता है। बाकी कोई भी जगह पे बॉडी का ऊपर अगर फोर्स गिरेगा तो हमारा उसके लिए टॉर्क निकल सकता है, टॉर्क हो सकता है। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो गया। अच्छा, दूसरा चीज पूछ रहा हूं, ये कपल कब प्रोड्यूस होता है? COUPL। सर टू इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्स रहेगा। ठीक, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। खाली इतना काफी होता है। Do not have सर्किट वाइज फेज के नहीं, do not have the same line of action। ठीक है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए तो जाके हमारा कपल प्रोड्यूस होता है। समझा? टॉर्क कोई भी एक फोर्स के लिए प्रोड्यूस हो सकता है। कपल दो फोर्स चाहिए, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए और सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए तो जाके हमारा कपल प्रोड्यूस होता है। कपल क्या करता है? घुमाता है। टॉर्क क्या करता है? घुमाता है बॉडी को। ओके, तो हम देखेंगे कि एक बॉडी का ऊपर एक सॉरी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी रेक्टेंगुलर लूप अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना गिरता है, वो उसको घुमाता कैसे है। ओके, तो फिर से मैं एग्जांपल ले लूं। मान लेते हैं ये रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, ये रूम में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऐसे जा रहा है इधर से उस तरफ, फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा एक तो करंट कैरिंग लूप है, ये हमारा करंट कैरिंग लूप है रेक्टेंगुलर और जिसमें कि मैग्नेटिक करंट जा रहा है ऐसे। ठीक है, दैट इज हाउ करंट इज फ्लोइंग। ओके, मेरा तरफ से मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था, ऐसे जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। एनीवे, तो इस तरफ करंट ऐसे जा रहा है। हमको पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसका ऊपर फोर्स आता है F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। ओके, या फिर हम लोग अगर उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे I इंटू L क्रॉस B। क्या ये फॉर्मूला याद है? यस सर। ये हमको फोर्स का वैल्यू देता है। अच्छा, इससे हम यहाँ पे जो पढ़े थे उसके बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ किए थे कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो F का वैल्यू होता है BIL। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है तो F का वैल्यू होता है 0। और एनी अदर थीटा हमको F का वैल्यू मिलेगा BIL sin थीटा। ठीक, अब बताओ मेरे को ये रेक्टो, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना इमेजिन कराऊंगा। यहाँ पे है एक ठो रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इसका लेंथ मान लेते हैं यहां से यहां तक A है और ये मान लेते हैं B है। ओके, दिस इज A, दिस इज B। करंट जा रहा है ऐसे, लाइक दिस। ओके, और चलो मैं इसको नाम देता हूं। मान लेते हैं इसका नाम हो गया क्या 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 दूंगा? PQRS, PQRS। ऑलराइट, बताओ मेरे को PQ का ऊपर कितना फोर्स गिरेगा? 0, क्योंकि ये अलोंग द है। RS का ऊपर भी 0, ये दोनों का ऊपर 0। इसका ऊपर कितना फोर्स गिरेगा? इसका ऊपर फोर्स ये वाला फॉर्मूला से गिरेगा क्योंकि 90 डिग्री में है ये। और वो फोर्स का वैल्यू जरा बताओगे कितना होगा? तो BIB, उसका वैल्यू हो गया BIB। अच्छा, ये तो हमारा वैल्यू हो गया। हम डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं।
वो फोर्स का डायरेक्शन का बारे में भी पता कर सकते हैं। कैसे डायरेक्शन होगा? पाम रूल। पाम रूल नंबर 2, ये करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो हम अगर पाम रूल नंबर 2 लगाते हैं तो फोर्स किधर जा रहा है? इनसाइड, अंदर जा रहा है, कुछ ऐसा जाएगा क्रॉस सर्कल होके, ठीक है। अब इसका ऊपर भी मेरे को लगता है BIB फोर्स ही आ रहा है, BIB फोर्स आ रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? बाहर का तरफ आ रहा है, ये आ रहा है बाहर का तरफ, कुछ ऐसा। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो जो सिचुएशन में मैं दिखाया था, हाँ मिल गया, जो सिचुएशन में मैं दिखाया था उस सिचुएशन का ऊपर मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे एक फोर्स किधर आ रहा, एक फोर्स इधर आ रहा है। ये दोनों फोर्स का वैल्यू देखो सेम लिखा हूं मैं, BIB, मतलब इक्वल फोर्स है। ये आ रहा है बाहर का तरफ और वो आ रहा है अंदर का तरफ। इक्वल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका मतलब एक कपल तो बन जाएगा। तो वो कपल के लिए क्या होगा बोलो? ये वाला रोटेट करेगा। ये चाहेगा इसको कैसे लेना? बाहर का तरफ। ये इसको बाहर का तरफ लेना चाहेगा और ये इसको अंदर का तरफ लाना चाहेगा। मतलब क्या होगा? कुछ ऐसा। घूमेगा कि नहीं? घूमेगा। ठीक है, पता चल गया सबको? Alright, this is the situation when the plane of the coil is along the magnetic field. लेकिन हम ये केस लेके तो सारे नहीं कर सकते। ये जस्ट मैं समझा रहा था कि क्या हो रहा है। हम एक तो जनरलाइज करते हैं इसको। जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे देखो, ये कॉइल था, इसको घुमा दिया ऐसे, थोड़ा कोई एक समय में ये ऐसे घूम के ऐसे है, घूम के ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर। कैन यू सी दैट? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये कॉइल ऐसे मुड़ के है, थोड़ा कुछ एंगल बन रहा है दोनों में। ऑलराइट, वो सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। मैं इसको लिखा दूंगा, पहले समझ जाओ। ये हमारा कॉइल का पहला सिचुएशन था। मतलब कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है, along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? ये हो गया एक्सिस कॉइल का। ठीक है, थोड़ा घुमा दिए इसको। घुमा देने से क्या होगा? ये अंदर चल जाएगा और इधर से बाहर आ जाएगा। कुछ हल्का सा आइडिया हुआ कि कॉइल थोड़ा मुड़ चुका है ऐसे। पहले कॉइल ऐसे था, अभी ये क्या हो गया? थोड़ा मुड़ चुका है। मुड़ के क्या हो गया? इस तरफ घूम गया। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर ऐसे करके। ये कॉइल ऐसे जा रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड का साथ ये एंगल कुछ कर लिया, थीटा से कुछ। ओके, अब ये सिचुएशन में देखते हैं कि उसका ऊपर जो फोर्सेस सब आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या फोर्सेस आता है, देखते हैं। ठीक है, अब कॉइल देखो ऐसे था, ऐसा मुड़ चुका है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बता मेरे को, ये हो गया कॉइल में करंट जा रहा है। करंट में कैसे दिखाया था उस समय? एंटी क्लॉकवाइज दिखाया था ना। चलो,
एंटी लोगो दिखाया तो ऐसे करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो इसका ऊपर जो फोर्स आएगा किस तरफ आएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया और ये हमारा क्या हो गया L। हम लोग लिखते हैं क्या, फोर्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, F इजिकल टू I इंटू L क्रॉस B। ओके, अब क्योंकि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का तरफ है नहीं या फिर ऑपोजिट नहीं है तो जीरो नहीं होगा। उस समय तो ऑपोजिट था, जीरो हो गया था, इसलिए अभी ऑपोजिट नहीं है तो जीरो नहीं होगा। तो इट इज गोइंग लाइक दिस, कुछ एंगल किया है तो एंगल थीटा है मान लेते हैं। तो आई वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब कॉइल अगर ऐसा है, ये उसका एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। अब इस सिचुएशन में मेरे को बताओ कि जो फोर्स आएगा वो कंडक्टर में, कौन सा कंडक्टर, नाम दिया था PQRS, PQRS। मेरे को बताओ कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर SR। SR का ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, यू कैन इमेजिन ना। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, चलो मैं दिखाता हूं। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। हम क्या करते हैं, L क्रॉस B करते हैं ना। L क्या होता है, करंट का डायरेक्शन ही L लेते हैं। ये L हो गया, ये B हो गया, L से B तक घूमेंगे तो कैसे जाएगा, स्क्रू ऊपर जाएगा, या फिर हम अगर अपना पाम रूल यूज कर देंगे, L का तरफ रखेंगे अपना पाम, फिर मोड़ेंगे किसका तरफ, B का तरफ, तो किधर जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है कि नहीं। yes sir। मतलब इसका ऊपर फोर्स जाएगा ऊपर, जीरो नहीं होगा अभी। जस्ट सेम थिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये वाला जगह पे, यहाँ पे L ऐसे जा रहा है और B ऐसे जा रहा है, मतलब ये B है और ये L है। B हो गया ये वाला लाइन और L हो गया ये, अलग अलग देते हैं। L हो गया ये ब्लैक, L हो गया ब्लैक और ये हो गया रेड, हो गया हमारा B। तो L से B की तरफ जाओगे, यहाँ पे अपना क्या रखोगे, पाम रखोगे ऐसे, फिर इसको कर्ल करोगे तो नीचे जा रहा है, मतलब ये फोर्स जो है नीचे आ गया, किसका ऊपर, वो दूसरा का ऊपर फोर्स है वो नीचे आ गया इसका ऊपर। अब ये दोनों स्टिल 90 डिग्री में है, ये दोनों अभी भी 90 डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री में, क्योंकि ये तो घूम चुका है इससे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का साथ तो 90 डिग्री अभी भी है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसके साथ ये 90 डिग्री अभी भी है, तो इसका ऊपर फोर्स जो आएगा वो BIL होगा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैं अपना पाम रूल लगाऊं तो जैसे पहले था अभी भी वैसे ही हो रहा कि ये जा रहा अंदर, ये आ रहा बाहर, मतलब इसका ऊपर फोर्स जाएगा अंदर ऐसे और इसका ऊपर फोर्स आएगा बाहर ऐसे। ओके, चलो ये फोर्स का नाम मैं ले लेता हूं क्या, PQ से स्टार्ट करता हूं तो F1, ये फोर्स का नाम मैं ले लेता हूं F2, ये फोर्स का नाम ले लेता हूं F3 और ये फोर्स का नाम लेता हूं F4। ओके, और ये जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा हो गया सब कुछ क्लियर। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में एंगल, ऐसे प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, ये दोनों में एंगल थीटा है। अगर उसका नॉर्मल का साथ एंगल लोगे ना तो वो वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन को नॉर्मल ऐसे करके बाहर निकलेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का भीतर में एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आया समझ में इतना। अब
ये जो दो, अब ये जो दो फोर्स देख रहे हो F3 और F4, वो लोग सेम नहीं है, सॉरी जीरो नहीं है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और एक लाइन भी एक्ट कर रहा है, तो ये लोग कपल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, दे विल कैंसिल आउट, देयर इफेक्टिव रिजल्ट विल बी जीरो। बट ये दोनों फोर्स के लिए एक तो कपल प्रोड्यूस होगा। एक बात और भी बता दूं कि नेट फोर्स तो इसके ऊपर हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि इक्वल अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, लेकिन टॉर्क रहेगा। चलो ये वाला फिगर बनाओ, मैं बताता हूं फिर। फिगर आज भी बना लेते हैं ना, तो समझने के लिए इजी रहेगा। PQRS A ठीक है, दोनों फिगर ड्रॉ करना। ये पहला फिगर है, ये सेकंड फिगर है। हो गया ना, राइट डाउन एटा खत्म। Yes, sir. ओके, लिखो ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, a rectangular coil PQRS is kept is a PQRS, carrying current I is kept inside a uniform magnetic field B. Full stop. Initially, the plane of the coil is along the direction of magnetic field. That is, the normal to the plane of the coil makes 90 degree to the magnetic field. Okay, after some time, in this situation, लिखो, in this situation
on the four conductors are shown. In the figure. Okay, so in the figure. Okay, write down. F1 is equal to B I B. F2 is equal to नहीं, F1 is equal to 0 है. F2 is equal to B I B. F3 is equal to 0. F4 is equal to what? B I B. तो इसको दिखाए भी क्यों? लिख लो, जब चलेगा. F1 is equal to 0. F2 is equal to BIB. F3 is equal to 0. F4 is equal to BIB. Alright. As F2 and F4, as F2 and F4 are having different line of action, so they will produce a couple. ओके, एक काम करो ना, इसको दिखाओ मत, दिखाने से तो गड़बड़ हो जाएगा. बस दिखाएंगे फिर जरूर लिखेंगे. हम ऐसे लिख सकते हैं F1 क्या है ऑन PQ, F1 ऑन PQ, F3 ऑन RS. ओके, F1 ये फिगर में दिखाना मत. ओके, right. Okay, so the coil will rotate. So the coil will rotate at some other time. Let the plane of the coil, let the plane of the coil makes an angle theta with the magnetic field, with the magnetic field. Therefore F1 is equal to डायरेक्शन नहीं, F1 is equal to, अब तो कुछ एंगल बना दिया और जीरो तो नहीं होगा, BIL sin थीटा फॉर्मूला लगा देंगे. BIL sin थीटा तो कितना हो जाएगा, L के जगह में ये वाला लेंथ कितना दिया हो, A दिया हो, तो BIA sin थीटा. F2 क्योंकि अभी भी परपेंडिकुलर है तो BIB हो जाएगा. F3 BIA sin थीटा हो जाएगा. F4 is equal to BIB. Alright, as F1 is equal to F3 and half
same line of action, so they will cancel out. Alright. However, although F2 is equal to F4, but they have different line of action, hence produce a couple. Alright, so a torque will be produced, a torque is produced, will be produced, which will rotate the coil. Okay, torque will be produced, which will rotate the coil. अब torque निकालेंगे कितना? Torque is equal to any one force into perpendicular distance between the force. Any one force into perpendicular distance between the force. ओके, चलो अब हम कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं। ये वाला पार्ट लिख लिया सब कोई? ये वाला सबको लिख लिया ना? चलो अब देखते हैं कि टॉर्क का वैल्यू कैसे निकलता है। यहाँ पे देखो F3 और F4, F3 और F4 टॉर्क कह रहा है, तो F3 F4 कैसा है? ये हमारा F3 है, नहीं F2 और F4, ये F2 है और ये हमारा F4 है। F2 ये हमारा F4 है और ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने से क्या होता है? ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये लेंथ कितना है? ये प्लस 5 का लेंथ होता है। दिस इज ए। ओके, ये जो लाइन जा रहा है ये इसके साथ थीटा एंगल क्या है? मतलब ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया। बताओ समझ में आया? सर थीटा और थीटा, कम ऑन, थीटा इज व्हाट? यू सी दिस इज द लाइन, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल नहीं क्या है? ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन के साथ ये लाइन ही तो ड्रॉ किया हूं यहाँ पे। ये लाइन ही तो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, मतलब ये कॉइल क्या हो गया? ऐसे रोटेट कर लिया है, ये वाला चीज ऐसे कर गया है, रोटेट कर लिया है ऐसे करके। तो एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है। तो ये वाला फोर्स मैं दिखाया हूं, कौन सा अंदर आ रहा है? ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है ऐसे। गलत दिखा दिया क्या फोर्स? ये इधर जा रहा था ना, ये अंदर जा रहा था। चलेगा ऐसे दिखा देंगे? नहीं ऐसे दिखाएंगे। ये जा रहा अंदर, ऐसे। ये हमारा कितना? F4 है, ये हमारा F2 है। ओके, अब ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। ये एंगल थीटा है, बताओ फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? ये A है, ये थीटा है, मतलब A cos थीटा होगा। ये सुनो, ये डिस्टेंस हमारा A cos थीटा होगा कि नहीं? यस सर। So tau is equal to BIB, any one of the force लिखा है तो BIB हो गया।
और ये हो गया हमारा a cos थीटा, a cos थीटा। ऑलराइट, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, टाउ इज इक्वल टू बी आई ए बी cos थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको एक्चुअली में थीटा जो है ना लेना है क्या, नॉर्मल से। थीटा क्या है, हमको लेना है नॉर्मल से। अगर ये प्लेन ऑफ द कॉइल थीटा एंगल करता है तो नॉर्मल कितना एंगल करेगा, प्लेन ऑफ द कॉइल 90 माइनस थीटा एंगल करेगा। ओके, इफ प्लेन ऑफ द कॉइल makes angle theta, then normal will make angle 90 degree minus theta. Normal will make angle 90 degree minus theta. अब सोचो कि हमको जो क्वेश्चन में देता है, जो भी देता है नॉर्मल का साथ एंगल देता है, जो भी क्वेश्चन में देता है वो नॉर्मल का साथ एंगल देता है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल दिस मच विद दिस वन। तो इसका मतलब है कि हम ये 90 माइनस थीटा लगा के काम करने वाले हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा, उसके लिए हम करते क्या है, एक्चुअली में ऐसा ना लिख के ये वाला पार्ट जो हम लोग थीटा लिखे हैं ना, नॉर्मल टू द कॉइल के साथ एंगल थीटा, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल अगर किया है तो प्लेन ऑफ द कॉइल कितना एंगल करता है वो लिख के रखते हैं। मतलब यहां पर हम थीटा ना लिख के 90 माइनस थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो, ये वाला एंगल को 90 माइनस थीटा कर देते हैं ताकि नॉर्मल वाला एंगल थीटा ही रहे। नॉर्मल वाला एंगल 90 माइनस थीटा ना लिख के नॉर्मल एंगल थीटा ही रहे। तो हमारा जो सवाल हम लोग किए थे उसमें ये मतलब थीटा ना रख के 90 माइनस थीटा कर देंगे तो सबसे बेस्ट है, ताकि हमारा ये फॉर्मूला में जो आएगा a cos थीटा ना आके a cos 90 माइनस थीटा आ जाए, तो जहां पे थीटा क्या होगा, नॉर्मल का साथ जो एंगल है वो आ जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो जहां जहां थीटा लिखे हो ना उसको 90 माइनस थीटा कर दो, बेस्ट होगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, क्वेश्चन में जहां जहां लिखे हो थीटा उस जगह में 90 माइनस थीटा कर लो, बेस्ट होगा। ठीक है, तो हम शुरू में कहीं पे लिखाए थे, एट ए सर्टेन अदर टाइम द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा, लिखे थे ना, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा कर दो। ओके, उसके बाद एक जगह में मैं फोर्स में लिखाया था BIL sin थीटा, BIA sin थीटा, F1 और F3 में लिखाया था, उसमें BIA sin 90 डिग्री माइनस थीटा कर दो। कर रहे हो कि नहीं? यस सर। तो BIA sin 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज BIA cos थीटा हो जाएगा, नीचे भी उसका BIA cos थीटा हो जाएगा। सो दैट अभी मैं जब लिखूंगा ये वाला को भी 90 माइनस थीटा कर देते हैं। ओके, सो ये वाला cos 90 डिग्री माइनस थीटा में कर लिया ताकि ये वाला हमारा आ जाएगा sin थीटा। बस ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन यहां पे एक चीज बताओ मेरे को कि हमारा A इंटू बी क्या होता है, A इंटू बी इज व्हाट, एरिया ऑफ द कॉइल। तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा क्या फिर, BIA sin थीटा। अगर कॉइल का एक ठो बजाय n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, देन इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल का n टर्न्स है तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा BINA sin थीटा। सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा उसका ऊपर इतना टॉर्क गिरेगा। तो टॉर्क सबसे मैक्सिमम कब होगा,
जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब मैं थीटा के बारे में मेंशन कर दिया कि उसका नॉर्मल का साथ एंगल है। यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को बताओ इफ plane of the coil is along magnetic field, अगर plane of the coil magnetic field का along है तो क्या होगा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टाउ मैक्स आ गया हमारा BINA हो गया, मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क है। उसके बाद इफ प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को तो थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम हो गया उस समय, टाउ मिनिमम कितना हो गया 0। ऑलराइट, इसका मतलब कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसका पर टॉर्क जो है 0 होता है 2 बार, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो रुकता नहीं है, फिर भी घूमता है। जैसे ये टॉर्क, ये कॉइल यहाँ पे था, इसका पर टॉर्क मैक्सिमम जा रहा था, जैसे जैसे ऐसे करके घूम रहा है उसका पर टॉर्क कम होते होते जा रहा है और यहाँ पे पहुंच गया तो टॉर्क 0 हो गया। लेकिन क्योंकि इसका मोशन ऑलरेडी है उसके लिए वो अपने आप भी घूम जाता है, थोड़ा थोड़ा घूमते ही फिर उसका ऊपर टॉर्क गिरने लगता है, बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर जब ऐसे पहुंचता है फिर मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है, फिर ऐसे घूमता है तो टॉर्क मिनिमम होता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब टॉर्क भी कम बेसी होता है, कांस्टेंट नहीं होता है टॉर्क उसका ऊपर। क्लियर? ओके, एक और पॉइंट नोट करके रखना है हमको यहाँ पे कि फोर्स नेट जो है 0 ऑलवेज, फोर्स जो है हमेशा 0 होता है, कोई भी सिचुएशन में रहे फोर्स हमेशा 0 होता है। लेकिन टॉर्क जो सिचुएशन में 0 होता है जब उसको परपेंडिकुलर रहता है, इन दिस केस में या फिर उल्टा घूम के, हो गया 0 होता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं टाउ, ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब टाउ का वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। तो टाउ का वेक्टर फॉर्म क्या है? टाउ इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, I इंटू ए कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? I इंटू ए करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, मतलब m हो जाएगा। m है, b है, n है, ठीक है? तो हमारा हो जाएगा क्या? n इंटू m क्रॉस b। और ये m क्रॉस b ही क्यों हुआ, b क्रॉस m क्यों नहीं हुआ, वो खुद देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं कि m क्रॉस b होगा या b क्रॉस m होगा। तो यहाँ पे ऐसा करंट जा रहा था तो m किधर है जरा बताओ मेरे को? ऊपर की तरफ। m बाहर का तरफ है ना, इस तरफ है m, b जा रहा इधर, ओके? m जा रहा इधर, b जा रहा इधर, तो m क्रॉस b करोगे, m क्रॉस b करोगे तो किधर जाएगा वो? ऐसे घूमेगा, तुमको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो देखो ये घूमता कैसे, ये बाहर आ रहा है, ये फोर्स अंदर जा रहा था ना, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये वाला अंदर जा रहा है, ये वाला बाहर आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो अगर m क्रॉस b करोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा टॉर्क। क्लियर? तो दैट इज व्हाई हमारा m क्रॉस b हो रहा है, ओके? अच्छा, एक बात और बता दो फाइनली कि हम रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए निकाले, लेकिन ये हर कॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, कोई भी शेप होगा हर शेप के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है? लिखो, although we derived the formula, although we derived the expression for
rectangular coil, but the same formula, although we derived या फिर derived लिख सकते हो, we derived the expression for rectangular coil, but the formula is applicable for all shape of coil. All shape of coils, जितना सारा शेप है सारे शेप के लिए एप्लीकेबल है.